नमस्कार प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। हाजिर हुआ आज फिर आप सबके बीच एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, शन रह जाएंगे। आज की कहानी है बिहार राज्य के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है अंगियाव बाजार थाना। उसी के अंतर्गत एक गांव लगता है तार गांव। तार गांव में एक परिवार रहता है, मिथुन का परिवार। मिथुन के पिताजी का नाम कमलेश गिरी है। मिथुन कमलेश के ही पुत्र हैं। उनकी 3 बहनें और 2 भाई भी हैं। जो मिथुन होता है वह अपने भाइयों में बीच वाला रहता है, यानी कि मझला रहता है। अब मिथुन के घर की जो स्थिति रहती है काफी खराब रहती है। यूं कहे कि आर्थिक हालत सही नहीं थी। बड़ा भाई और जो है कि छोटा मोटा काम करके किसी तरह से घर चलाता था। छोटा भाई अपना पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था। अब यह बीच का मिथुन यह काफी पढ़ा लिखा था, जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ सकता था। यह एक दिन अपने दोस्त के कहने पर गुरुग्राम जाता है। गुरुग्राम जाने के बाद एक कंपनी में अप्लाई करता है, जहां उसे उस कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिलती है। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, करीब 15 से 20 हजार रुपये उसको पर मंथ मिल जाते थे। अब उस कंपनी का जो काम था, उसकी कंपनी के माल को कभी बिहार, बंगाल, गुजरात, देश के चारों कोने में ले जाना था, सप्लाई करना था। अब वह अपने ट्रक को लेकर कभी गुजरात जाता, कभी मुंबई जाता, तो कभी महाराष्ट्र जाता। एक दिन वह अपने ट्रक को लेकर हिमाचल जा रहा था। जब हिमाचल पहुंचता है तभी एक लड़की रास्ते में उसको हाथ देती थी, हाथ दे रही थी लिफ्ट के लिए। जैसे ही वह ट्रक रोकता है, एक सुंदर लड़की उसके सामने आकर उससे कहती है कि मैं भी आगे की तरफ जा रही हूं, कोई वाहन नहीं मिल रहा है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, क्या आप हमें लिफ्ट दे देंगे? उस लड़की की बातों को सुनते हुए, मधुर आवाज को सुनते हुए मिथुन उस पर मोहित हो जाता है और फौरन हाँ कर देता है। लड़की उसके ट्रक में बैठ जाती है। अब वह ट्रक लेकर शिमला की तरफ जा रहा था। लड़की भी शिमला जा रही थी। दरअसल जो लड़की होती है वह अपने जीजा के साथ शिमला में ही रहती थी, वहीं पढ़ाई लिखाई करती थी। वह अभी बिहार के ही भोजपुर जिले की ही रहने वाली होती है। जब लड़की मिथुन से बातचीत करने लगती है तो मिथुन उसका नाम पूछता है, तो लड़की अपना नाम नेहा बताती है। और नेहा जब मिथुन के बारे में पूछती है तो मिथुन बताता है कि वह बिहार के भोजपुर का रहने वाला है। जैसे ही मिथुन के मुंह से वह यह बात सुनती है कि वह भोजपुर जिला का रहने वाला है, नेहा बेहद खुश होती है। जो मिथुन होता है वह भी काफी हैंडसम स्मार्ट लड़का रहता है। वह भी बताती है कि वह भी भोजपुर जिले की ही रहने वाली है और उसका घर भोजपुर के तरारी थाना के अंतर्गत इटमाहा गांव के अंतर्गत आता है। इतना सुनते ही वह भी खुश हो जाता है कि उस इतने दिनों के सफर में एक लड़की मिली है जो उसी के क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों में काफी देर तक बातचीत होती है। सफर काफी लंबा रहता है, करीब 3 से 4 घंटे का उनका सफर रहता है। काफी बातचीत करते हुए देर तक दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों फोन का नंबर भी ले लेते हैं एक दूसरे का और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते दोनों में एक दिन मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं। चाहत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों शादी करना चाहते थे। अब वह जब भी उसका ट्रक गुजरात और राजस्थान के लिए माल ले जाने के लिए तैयार रहता, वह अपने मालिक से, अपने मैनेजर से बात कर शिमला, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश जाने वाली माल को ले जाने के लिए, जो माल हिमाचल शिमला की तरफ जा रहा था, उस ट्रक को वह लेकर जाने लगता है। फिर वह एक दिन जाता है, दोनों में मुलाकात होती है। दोनों बैठकर काफी देर तक ट्रक में ही बातें करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। दोनों शादी के लिए बातचीत करते हैं। लड़की नेहा भी तैयार हो जाती है, मिथुन भी तैयार हो जाता है। अब उसका जो जीजा रहता है, नेहा अपने जीजा को भी यह बात बताती है। नेहा का जीजा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो तुम शादी कर सकती हो। जीजा उनकी शादी मिथुन की और नेहा की शिमला में ही एक मंदिर में करा देता है, हिंदू रीति रिवाज के तौर पे। दोनों की शादी हो जाती है। वह अपनी पत्नी नेहा को लेकर
घर पहुंचता है भोजपुर। जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर वाले मिथुन और उसकी पत्नी को देखकर हैरान रहते हैं। उसकी माँ पूछती है कि बेटा यह कौन है। वह बताता है कि माँ यह मेरी पत्नी है और मैं इससे काफी प्यार करता था। मैं शिमला में ही इससे मिला था और शिमला में ही शादी कर मैं इसको घर लेकर आया हूँ। अब घर पर भी एक बहुभोज का कार्यक्रम होता है। पूरे गांव को बुलाया जाता है, सबको खिलाया पिलाया जाता है। सबको पता चलता है कि मिथुन शादी करके यहाँ लाया है। लड़की बेहद खूबसूरत थी, घर वालों को पसंद आती है। माता पिता जो भाई बहन थे सभी उनकी काफी इज्जत करते हैं। कुछ दिनों बाद वह मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो जो लड़का रहता है मिथुन, जब वह गुरुग्राम से आता है तो वह मिलने के लिए 14 अक्टूबर 2023 को वह अपने माता पिता से बात करता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके गांव, जो उसका गांव था तरारी थाना के अंतर्गत इटमाहा गांव, वहां जाता है। वहां जाता है, दोनों में बातचीत होती है, कुछ झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बाद एक दिन, जब अगले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को उसके पिता उसको फोन करते हैं तो उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके साले पर फोन करते हैं तो उसका साला कहता है कि मैं अभी बाहर आया हूं, कुछ देर बाद मैं घर जाता हूं तो बात कराता हूं। अब पिता उनके साले पर फिर फोन करते हैं तो उनका फोन बंद आने लगता है। अब उनके पिता जो रहते हैं कमलेश, वह एक के बाद एक पूरे परिवार पर फोन लगाते हैं। अब सबका नंबर बंद आने लगता है। फिर वह 16 तारीख की सुबह अपने बेटे को दोबारा से फोन करते हैं, लेकिन उनका नंबर फिर स्विच ऑफ आ रहा था, यानी कि मिथुन का जो नंबर था वह स्विच ऑफ था। उसके पिता परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, उसके बेटे की कोई खबर नहीं मिल रही है। तभी भोजपुर का जो थाना लगता है, तरारी थाना, जो नेहा के गांव के पास में ही है, वहां से पुलिस के द्वारा सूचना आती है कि आपके बेटे का कत्ल कर दिया गया है। अब परिवार वाले हैरान रहते हैं, पिता परेशान रहता है, घर में चीख पुकार मच जाती है कि आखिर उसके बेटे का कत्ल कैसे हो गया। वह तो अपनी पत्नी से मिलने गया था। फौरन ही पिता अपने परिवार के साथ वहां पे तरारी थाना पहुंचते हैं। पुलिस सारी बात उनको बताती है। दरअसल पुलिस जो होती है उस पर 16 तारीख को ही फोन आता है। एक पड़ोसी फोन करके बताता है कि लड़का जिसके घर आया हुआ था उसके घर में उसका कत्ल कर दिया गया है और उसको जमीन के अंदर दफना दिया गया है। अब यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उनके पिता को फोन करती है। पुलिस पिता को बुलाती है और उनको साथ लेकर उसके लड़के के ससुराल जाती है। जब लड़के के ससुराल जाती है तो लड़के के ससुराल वाले पुलिस को देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। पुलिस पड़ोसी के बताए अनुसार उसके आंगन में जाती है और देखती है कि एक जगह मिट्टी थोड़ी सी खुदी हुई है, उस पर एक पेड़ लगाया गया है। जब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि आखिर आंगन में मिट्टी क्यों खुदी हुई है, पेड़ क्यों लगा हुआ है, तो लड़की बताती है कि यह उसके पति के द्वारा प्यार का पौधा लगाया गया था, हम दोनों के प्यार की निशानी है। अब पुलिस एक के बाद एक सवाल दागना शुरू करती है परिवार वालों से कि जब 14 तारीख के दिन वह लड़का मिथुन तुम्हारे घर आया था तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। साले से बात हुई तो भी साले ने कहा बाद में मैं बात कराता हूं। फिर सबका अचानक से फोन स्विच ऑफ क्यों आने लगा। एक के बाद एक सबसे पूछताछ होने लगती है, सभी डरने लगते हैं, कोई कुछ जवाब देता, कोई कुछ जवाब देता। बाद में पुलिस उस मिट्टी को खुदवाती है। खुदवाने के बाद देखती है कि अंदर मिथुन की लाश दबी हुई थी। उसके ऊपर करीब 6 से 7 केजी नमक भी छिड़का गया था। वहां पर घर के पीछे जब पुलिस तलाश करती है, डॉग स्क्वाड आती है, फॉरेंसिक टीम भी आती है, तो कई नमक के पैकेट, कई केमिकल के बोतल मिलते हैं जो उस लाश के ऊपर डाला गया था ताकि लाश जल्द से जल्द जल जाए। अब सवाल यह था पुलिस के सामने कि आखिर मिथुन का कत्ल उसके ससुराल वालों ने किया है या फिर किसी और ने किया है। क्या दुश्मनी रही
आखिर वह वजह क्या थी कि मिथुन का कत्ल कर दिया गया। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि मिथुन और उसकी पत्नी नेहा के बीच आए दिन किसी न किसी बात पे झगड़े होते थे। दरअसल जो नेहा थी वो अपने एक डॉक्टर से हमेशा बात किया करती थी, जो एक छोला छाप डॉक्टर था, उसके मोहल्ले में ही रहता था। उसी से वह बात करती थी। बल्लू पासवान नाम था उसका। बल्लू पासवान छोटा मोटा डॉक्टर था, लोगों का इलाज किया करता था। एक दिन नेहा जब उसके पास इलाज के लिए जाती है तो दोनों में बातचीत होने लगती है, और जो बल्लू पासवान होता है, झोला छाप डॉक्टर, वह नेहा को अपनी प्रेम जाल में फंसाने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। अब चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि जो बल्लू होता है वह आए दिन उसके ससुराल में नेहा को फोन कर बातें करता था। जब यह बात मिथुन को पता चली तो मिथुन अपनी पत्नी को कई बार डांटता भी है, फटकार भी लगाता है और मना भी करता है, लेकिन जो पत्नी थी वह मानने को तैयार नहीं थी। उसके सर पर प्यार का नशा चढ़कर बोल रहा था। बार बार वह ससुराल रहने के बजाय वह हर महीने में 3 से 4 बार अपने मायके चली जाया करती थी। एक दिन दोनों के बीच जिस दिन वह मिलने गया था 14 अक्टूबर को, उस दिन दोनों के बीच काफी झगड़े होते हैं। झगड़ा करने के बाद किसी तरह से पत्नी अपने पति को मनाती है और दोनों कमरे में जाते हैं और संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद अचानक से पत्नी देखती है कि उसका पति फांसी का फंदा लगाकर, जो छत होती है, छत में जो कील लगी होती है पंखे वाली, उससे लटका हुआ है। अब वह शोर मचाती है, सभी लोग आते हैं और उसको नीचे उतारते हैं। पुलिस वालों के डर की वजह से सबूत मिटाने के लिए वह उसे आंगन में ही दफना देते हैं, और साथ में जो बल्लू प्रेमी होता है वह अभी वहां मौजूद रहता है। पुलिस इस बात से हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, यह तो सच नहीं है। पिता बताता है कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे और जो बल्लू प्रेमी है, मना करने के बाद भी वो बातें किया करता था। पुलिस चारों को थाने लेकर जाती है। बल्लू प्रेमी, उसके भाई और उसकी बहन यानी कि नेहा और उसके पिताजी को, और चारों से पूछताछ करती है। चारों से पूछताछ करती है तो बाद में पता चलता है कि जो पत्नी है वह बताती है कि यह झगड़ा करके फांसी का फंदा लगाकर मर चुका था। जब हम लोगों को बात पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब जब पत्नी उठती है तो देखती है उसका पति फंदे पर लटका हुआ है। वह बल्लू को फोन करती है। बल्लू आता है, लाश को नीचे उतरवा कर देखता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है या नहीं बच सकता है। दरअसल वह झोला छाप डॉक्टर उसी मोहल्ले में रहता था। वही सलाह देता है कि इसको दफना दिया जाए और सबूत को मिटा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस वजह से उसके कान और नाक से खून भी निकला था। पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है और कत्ल के आरोप में जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। आते हैं आज के कमेंट पर, जो हमारे प्यारे साथियों ने प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, आशीर्वाद दिया है। आज मोहम्मद साहिल है महाराष्ट्र से, सुबोध कुमार जी हैं सिलीगुड़ी बीएसएफ से हैं, जया बागवानी जी हैं, अरविंद जानी हैं, हरिब्रह्म शंकर विश्वकर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कई साथी कमेंट करते हैं कि आज आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्लियरिटी नहीं थी। दरअसल क्या है कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल भी नया है, मैं भी आपके लिए नया हूँ। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने की, और जब आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आपका यह भाई आपको मौका नहीं देगा कोई भी शिकायत के लिए। बाकी मैं इंसान हूँ, हो सकता है छोटी मोटी शिकायत करने का मैं मौका दूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको शिकायत का मौका ना दूं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।